हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए सेबी ग्रेड ए के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। सेबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम है 27 जुलाई। सो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके अकाउंटेंसी से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस एमसीक्यू में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, विद आपको कॉन्सेप्ट लर्निंग भी हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेबी ग्रेड ए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द concept of dash required that profit should not be recorded until realized, but all losses, even those which may have a remote possibility, are to be provided for in the books of accounts। क्या बोल रहा है ये कि ऐसा प्रॉफिट जो प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे और एंटीसिपेटेड प्रॉफिट भले होने वाला है, हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब एक्चुअल में हम उसे प्रॉफिट को लेने के राइट में हो जाएंगे, हकदार हो जाएंगे। लेकिन लॉसेस को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो ये किस प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ये है, किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को शो कर रहा है? तो ये शो कर रहा है, इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 5, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म ये बोलता है ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड बट ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज इट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जब अगर प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब लॉस भले ही रियलाइज नहीं हुआ लेकिन हम एंटिसिपेटेड लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, नेट प्रॉफिट है कंपनी में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 10,000 रुपये का INR। तो एक्सपेंस है P&L में चार्ज करे हुए डेप्रिशिएशन का 50,000, इंटरेस्ट एक्सपेंस 1 लाख एंड प्रिलिमिनरी 25,000 व रिटर्न ऑफ। कैलकुलेट क्लोजिंग कैश बैलेंस। नेट ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है 2 लाख रुपए। तो इसको हम कैसे करेंगे, जब भी ओपनिंग कैश बैलेंस है और क्लोजिंग कैश बैलेंस पूछ रहा है, ये कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। तो कैश फ्लो के जब भी हम कैश फ्लो बनाते हैं उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बनाते हैं, एक ऑपरेटिंग होती है, एक फाइनेंसिंग होती है, एक इन्वेस्टिंग होती है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम वो आइटम करते हैं ऐड, ओनली हमें कैश फ्लो देखना है, क्लोजिंग कैश बैलेंस देखना है। तो नेट प्रॉफिट हो गया हमारा, नेट प्रॉफिट ले लेते हैं। जो आप नेट प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दे रखा है, आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा 10 लाख रुपए का। तो ऑल जो हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हैं? डेप्रिशिएशन है आपका एक तो, और एक क्या है आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे आप 50,000 प्लस 25,000। तो ये हो गए नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब ये आ गया हमारा, इसका अमाउंट आ गया 10,75,000। लेकिन अब हमें पूछा क्या है कि क्लोजिंग बैलेंस, हमें क्लोजिंग बैलेंस पूछा है। तो अब ये हमारा कैश फ्लो है, लेकिन इसमें ओपनिंग बैलेंस को आप ऐड कर दोगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका? 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 4th 12,75,000। तो ये हो गया हमारा आंसर 4th 12,75,000। आ गई बात समझ में? सो अब है हमारा, ये आपके डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दे देगा। 10 लाख का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ये ऐड कर दिया हमने, ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड कर दिया। अब आगे क्लोजिंग बैलेंस। अब नेट वर्थ ऑफ द कंपनी क्या होता है? नेट वर्थ ऑफ द कंपनी इज टोटल असेट माइनस करंट असेट होता है, या टोटल शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व होता है, या कस्टमर बेस होता है, या टोटल कैश बैलेंस होता है। तो आपके इसमें मतलब नेट वर्थ मतलब कंपनी की वर्थ क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। तो नेट वर्थ क्या है हमारी कंपनी की? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। जो भी हमारी नेट वर्थ होती है वो क्या होती है? एक तो 2 नेट वर्थ है, तो जो भी हमारा कैपिटल प्लस हमारे पास जो रिजर्व है वो हमारा नेट वर्थ होती है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बी टर्म एज इन्वेंट्री। किसको इन्वेंट्री नहीं मानेंगे? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होता है, वर्किंग प्रोग्रेस इन्वेंट्री होता है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होता है, गुड्स सेंड बाय कंपनी गुजरात वेयर हाउस टू महाराष्ट्र वेयर हाउस। अब ये इन्वेंट्री होगा क्या? एक कंपनी, एक जो भी कंपनी हमारी ABC, उसकी और कोई ब्रांच है, अदर ब्रांच कहीं और स्टेट में है, तो उसका बस गुड्स का मूवमेंट हुआ, कोई इन्वेंट्री मूव हुई है मतलब।
तो उसको इन्वेंट्री में मानोगे क्या, गुड्स सेंड हुआ है यहाँ पे, अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसने अपनी दूसरी ब्रांच को सेंड कर दिया तो वो इन्वेंट्री नहीं कहलाएगी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट। ओके, ये इन्वेंट्री, तो ये किस अकाउंटिंग टर्म्स का है, AS2। इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं, देखो एक ऐसी इन्वेंट्री जो ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में हम रखते हैं, और ऐसी इन्वेंट्री जो प्रोडक्शन के लिए रहती है। एक तो ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में सेल के लिए रखते हैं, और एक प्रोडक्शन में जो प्रोसेस में हो रही है, मतलब WIP, ये हो गया हमारा WIP। और इन फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाइज टू बी कंज्यूम इन प्रोडक्शन और इन रेंडिंग ऑल्सो। और ऐसा मटेरियल की जो फिनिश गुड्स के तौर पे रखा हुआ है, ये कौन सा है, फिनिश गुड्स के तौर पे रखा हुआ है, जिसमें ऐसा गुड्स जिसकी अभी सर्विस देनी बाकी है, कुछ सप्लाई करना बाकी रह गया, कंजम्पशन की प्रोसेस में है। ओके, तो जो भी गुड्स एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में जा रहा है, तो वो उसकी लोकेशन चेंज हो रही है इन्वेंट्री, उसको इन्वेंट्री नहीं मानेंगे। ठीक है, ये एज पर AS2 के अकॉर्डिंग है। अब आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ABC लिमिटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या अप्रूव कराया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज करा डिविडेंड 30 मार्च 2018 को, एंड एक्चुअल में अप्रूव कब हुआ मीटिंग में, 31 दिसंबर 2018 को। मतलब प्रपोज पहले कर देते हैं और उसके बाद में अप्रूवल बाद में मिला। अब वो एक्चुअल में डिविडेंड कब मिला, 15/4/2019 को। बीइंग ए शेयर होल्डर ऑफ ABC लिमिटेड इन विच फाइनेंशियली यू विल रिकॉग्नाइज इनकम। ये भी AS का क्वेश्चन है आपका अकाउंटेंसी में, जो सभी ग्रेड ए के लिए बार बार पूछते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपके सभी ग्रेड ए में पूछे जाएंगे। सो क्या है कि जब भी आपके इसमें बोला रिकॉग्नाइज कब करेंगे इनकम को, हम इनकम को जब ये वो कंजर्वेटिज्म वाला है कॉन्सेप्ट, जब भी हम इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे तब जब हमारे पास इनकम को, जो इनकम आने की सोर्स है ना, उसका राइट अपने पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, हमारे पास राइट अवेलेबल हो जाएगा, तब हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। और तो इसमें राइट कब है, एक तो प्रपोज डिविडेंड, हमने डिविडेंड प्रपोज किया 30 मार्च 2018 को, तो प्रपोजल एक राइट नहीं होता, जब अप्रूव हो जाता है जनरल मीटिंग में तो उसको राइट मानते हैं। तो 31 मार्च 2018 ये किस फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 18 और 19, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आ रहा है ये। ओके, अब ये हमारा 18-19 में आ रहा है, तो इसको मतलब क्या बोलोगे आप कि जब हमने अप्रूवल 18-19 के फाइनेंशियल ईयर में मिला तो हम उसको तभी रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये AS9 के बारे में बताता है कि AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का है। जब भी डिविडेंड मिल रहा है, मतलब एज बीइंग ए शेयर होल्डर, अगर हम एज ए शेयर होल्डर हम 18-19 को रिकॉग्नाइज करेंगे, क्या करेंगे, अपनी इनकम को। और अगर यही कंपनी होती ABC लिमिटेड को, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते तो इसको कब रिकॉग्नाइज करते हैं हम, ABC लिमिटेड को। ABC लिमिटेड के लिए ये क्या है, ये इनके लिए एक लाइबिलिटी है। क्या है ये, डिविडेंड देना इनकी एक लाइबिलिटी है, इनको देना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी को कब हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जब हमें सोचते हैं कि हमने प्रपोजल दिया, तो हम इसको कब रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उसको कौन से फाइनेंशियल ईयर में रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको 17-18 वाले फाइनेंशियल ईयर में रिकॉग्नाइज करेंगे। आगे बात समझ में। अब बात है, ये AS9 ने आपके डिटेल में दे रखा है कि डिविडेंड्स है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे P&L में जब तक हमें उसको पेमेंट रिसीव की राइट नहीं मिलेगी। राइट कब मिलेगी पेमेंट रिसीव की, जब वो शेयर होल्डर अप्रूव कर देंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका है, कंपनी इंस्टॉल है हैवी प्लांट ऑफ केमिकल रिफाइनरी INR 50 करोड़, प्रोफेशनल फीस रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन पेड 2 करोड़, रिफाइनरी हैज टू बी डिसमेंटल एट द एंड ऑफ 10 ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ INR होगा यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग टाइपिंग एरर, INR 1 करोड़, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ असेट रिकॉर्डेड इन इनिशियल रिकॉग्निशन। अब इसमें क्या बोला है, हम अपनी असेट को किस इनिशियल रिकॉग्निशन, मतलब ये भी हमारे AS का ही क्वेश्चन है। तो हम अपनी असेट को किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो हम हमारी असेट को उस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे जब तक हमारे इंस्टॉलेशन का खर्चा, मतलब जब मशीनरी परचेज करी उसका एक्सपेंसेस, उसका अमाउंट प्लस इंस्टॉलेशन करा, ठीक है, और कोई फ्यूचर में हमारा उसका डिसमेंटल का खर्चा, उसकी क्या लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। अगर वो खर्चा फ्यूचर में है, उसकी वैल्यू अगर समझो कोई भी अमाउंट हो, 10 लाख कुछ भी हो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर करके। वो अमाउंट जो टोटल अमाउंट आता है, वो अमाउंट को हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, 50 करोड़ की
मशीनरी है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है 2 करोड़ का, तो ये हो गए 52 करोड़। और बोला है कि डिसमेंटल मतलब रिफाइनरी जो आपकी मशीनरी है केमिकल, उसको डिसमेंटल ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने का उस टाइम खर्चा क्या होगा, 10 साल बाद में 1 करोड़ है। लेकिन 1 करोड़ की आज की कीमत क्या है आपके, इसमें नीचे पीवी फैक्टर दे रखा है 0.38। तो 1 करोड़ को 1 CR को 0.38 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर मतलब 3,80,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा 52 करोड़ 38 लाख। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड रिकॉग्निशन का आपका एस है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसका है नेस्ले लिमिटेड ने इंपोर्ट करी डार्क चॉकलेट नेस्ले स्विट्जरलैंड से 1 लाख स्विस फ्रैंक से। अमाउंट पेबल ऑन द 30th April 2020। कैलकुलेट अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज एंड एक्सचेंज लॉसेस एट 31 मार्च 2020 बाई नेस्ले इंडिया लिमिटेड। अब ये आपके है, हम उसको कब रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब कोई ट्रांजैक्शन, ये आपका एएस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, मतलब इसको करने का क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा कि जब भी किसी नेस्ले कोई कंपनी है, मतलब कोई भी कंपनी इस चीज़ को इंपोर्ट करती है, जिस दिन में उसको इंपोर्ट करा है ना, जैसे जो डेट में उसको इंपोर्ट करा, तो उस डेट की जो उसकी प्राइस है, जैसे 1 लाख में स्विस फ्रैंक से कोई सामान इंपोर्ट करा नेस्ले ने, तो नेस्ले ने इंपोर्ट करा तो 1 लाख उसकी अमाउंट हो गई। अब इसकी है ना INR वैल्यू दे रखी, मतलब आपकी फॉरेन करेंसी में उसकी वैल्यू दे रखी है। तो 28 फरवरी को 1 लाख में ख़रीदा, तो उसकी स्विस फ्रैंक मतलब एक उसकी यूनिट्स है, उसमें उसकी क्या होगी वैल्यू, तो 80 INR मतलब 80,000 उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और इसके बाद में जब 31 मार्च आया ना, 31 मार्च, तब 85 से 80 से वैल्यू बढ़ के क्या हो गई 85। अब उसको क्या 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे नेस्ले कंपनी को, 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये एक्स्ट्रा क्या है, ये एक्सचेंज लॉस है। ये क्या है, एक्सचेंज लॉस है। अगर आपने कोई मटेरियल कोई भी सामान इंपोर्ट करा है, उसकी उस दिन जो डेट है और आपके फाइनेंशियल ईयर एंड के टाइम पे जो डेट है, उस दोनों के डेट में के टाइम जो एक्सचेंज रेट की जो वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। अगर हमें ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है, मतलब नेस्ले इंडिया को ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है, तो ये एक्सचेंज लॉस है। तो इस एक्सचेंज लॉस को वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेगा, उस लॉस को वो दिखाएगा P&L में 31 मार्च को। तो कितने अमाउंट का लॉस दिखाएगा, वो सिर्फ 5 लाख रुपये का लॉस दिखाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सचेंज लॉस ऑफ 5 लाख रुपीज़। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। कंटिंजेंट लायबिलिटी शोन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड, किस में आएगा, ये तो बहुत सिंपल आंसर है, ये फुट नोट में आता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी बहुत टाइप की होती है, जिस लायबिलिटी को पास्ट इवेंट से कोई पास्ट में हमारा कोई इवेंट हुआ होगा, उसको वो लायबिलिटी अभी अकर नहीं हुई है, फ्यूचर में कभी भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते, फुट नोट में शो करते हैं। और कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एक तो पास्ट ऑब्लिगेशन और एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट ऑब्लिगेशन एंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन से जो चीज़ें हमारी इवेंट से रिकॉग्नाइज होती है, मतलब चीज़ें इवेंट से आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी। अभी वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, इसलिए उसको फुट नोट में दिखाएंगे बैलेंस शीट के। अभी लिमिटेड कंपनी का क्या है, लिमिटेड कंपनी है, क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, सही बात है। परपेचुअल ऑप्शन नंबर 2 है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर 3 लिमिटेड लायबिलिटी, उसकी ओन सील भी होती है, सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5th, इसका आंसर 5th हो जाएगा। अब गुप्ता लिमिटेड मेड ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड 10 लाख, ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2019। ओके, तो एज ऑन 31 मार्च 2019 मार्केट वैल्यू ऑफ गुड डिक्रीज टू 8 लाख। ओके, ये बोला एंड द मार्केट सेल ऑफ गुड कमीशन 2% इज पेड ऑन सेल वैल्यू एज पर एसोसिएशन ऑफ गोल्ड ट्रेडर ऑफ इंडिया, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बता रहा है, मतलब अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इसका AS है AS 13 इसका AS है। तो इसको क्या कब रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब कब इन्वेस्टमेंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। गुप्ता लिमिटेड ने क्या करा, 10 लाख की
गोल्ड परचेज करी, कब करी, 31 मार्च 2019 को, ठीक है, ये करा, इसकी डेट है ये, और ये अमाउंट है। अब जब मार्केट वैल्यू गुड की क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, अब INR 8 लाख हो गई, तो उसको लॉस हो गया, ठीक है। उसने परचेज करा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करा 10 लाख का, अब वो गुड मतलब मार्केट वैल्यू गोल्ड की डिक्रीज हो गई 8 लाख, तो उसको क्या हो गया, लॉस हो गया, उसको लॉस हो गया। तो लॉस हो गया 8 लाख का, तो इस पर उसको कमीशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला कि जब भी वो गोल्ड को सेल करेगा तो कमीशन काट के, कमीशन गोल्ड ट्रेडर ऑफ इंडिया को कमीशन देना पड़ेगा, सेल वैल्यू एज पर एसोसिएशन ऑफ गोल्ड ट्रेडर ऑफ इंडिया। तो इस पर 2% कमीशन लेस करके 16,000 इसमें माइनस हो जाएगा। अब आपका आंसर आ जाएगा 7,84,000। क्या आ जाएगा, 7,84,000, इसका आंसर आ जाएगा 5th। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है, मैक्सिमम कैपिटल दैट कंपनी कैन रेज कॉल्ड, उसको क्या बोलोगे, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होती है, मतलब इससे ज़्यादा कैपिटल कंपनी रेज नहीं कर सकती। ऑथोराइज कैपिटल में जो भी अमाउंट लिखा रहता है, ऑथोराइज कैपिटल में जो भी अमाउंट लिखा रहता है, उतनी ही कंपनी को अथॉरिटी रहती है उसको इशू करने की। उसके ज़्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती। अगर इशू करती है तो उन्हें अपने प्रोविज़न वगैरह आर्टिकल सब चेंज करने पड़ेंगे, MOA सब। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू।